अगर आप आयरन स्टील के बिजनेसमैन हैं या आयरन स्टील में आप ट्रेड करते हैं या आयरन स्टील कंपनी में आप अकाउंटेंट हैं या आयरन स्टील कंपनी के आप कंसल्टेंट हैं और वहां पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आयरन स्टील की अकाउंटिंग कैसे होगी, कैसे उसका जीएसटी ट्रीटमेंट होगा और कैसे उसका ई वे बिल बनाया जाएगा। मेरे पिछली वीडियो में एक व्यूअर का कमेंट आया, वो समझना चाहता था कि यार मेरे को आयरन और स्टील से रिलेटेड अकाउंटिंग और अदर जीएसटी टॉपिक्स पर सर एक वीडियो अपलोड कीजिए। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्लस थोड़ा सा जीएसटी और थोड़ा सा ई वे बिल रिलेटेड टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और डिटेल में समझते हैं सारे प्रोज एंड कॉन्स। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि कुछ आयरन स्टील कंपनी में प्रॉफिट बहुत कम होता है, मार्जिन बहुत लो होता है और सेल्स हाई होती है और कुछ वेस्टेज स्क्रैप्स होते हैं, कटिंग होती है, बेंडिंग होती है, इसकी वजह से आप अपना ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉफिट नहीं देख पाते हो। वो सब समझेंगे अपनी वीडियो में, तो मेक श्योर आप वीडियो के एंड तक बने रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था आयरन स्टील बिजनेस अकाउंटिंग के बारे में। ये थोड़ी सी अकाउंटिंग जो होती है इसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, थोड़ी सी टिपिकल होती है अदर देन जो नॉर्मल अकाउंटिंग हम करते हैं ट्रेडिंग की, डिटेलिंग की। तो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, हम समझेंगे इसको डिटेल में। इस पर छोटा सा जीएसटी के इम्प्लीकेशन भी समझेंगे, हम ई वे बिल के बारे में भी समझेंगे। इसमें मेन फोकस हमारा अकाउंटिंग पे रहेगा। तो वीडियो का जो फ्लो मैंने बनाया है वो इस तरीके से कुछ बनाया है कि हम पहले समझेंगे बिजनेस का मॉडल कैसा है, फिर एक समझेंगे परचेज की एंट्री, फिर हम फ्लो में समझेंगे कि अगर वेट का डिफरेंस होता है उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, फिर हम एक सेल्स की एंट्री समझेंगे, फिर हम स्क्रैप एंड कटिंग वेस्ट की अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि जीएसटी का रेट एचएसएन क्या यूज करना होता है, फिर हम समझेंगे कि ई वे बिल जनरेट करते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है जिससे कि मेरी गाड़ी ना पकड़ी जाए। और लास्ट में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। ये मिस्टेक ऐसी हैं जो मुझे मेरा प्रॉफिट अच्छे से एक्चुअली नहीं दिखाती हैं, तो मुझे ये मिस्टेक्स अवॉइड आइडियली करनी चाहिए। उन सबको हम डिस्कस करेंगे, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है टॉपिक, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो इसमें बेसिकली होता क्या है, बिलिंग जो होती है इस इंडस्ट्री में ना दोस्तों, वो वेट के बेसिस पे होती है। मतलब वेट के बेसिस पे कह लीजिए कि मेरा केजीज में, टन्स में, मेरा यहाँ पर वेट के बेसिस पे ही मेरा बिलिंग का साइकिल चलता है। जीएसटी एचएसएन रेट ई वे बिल में मैंने ऊपर बता दिया आपको, हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मेरा बिजनेस का मॉडल कैसा बिजनेस। ये जो आयरन स्टील का बिजनेस है दोस्तों, ये जो परचेजेस होती है टन्स में होती है, केजीज में होती है। सेल्स जो होती है वो केजीज में होगी या पीसेस में होगी। पीसेस में मतलब आपने टन्स में स्टील परचेज करी या आयरन आपने परचेज किया, अब उसको कुछ आप कन्वर्ट करके पीसेस में बनाकर उसको आप बेच रहे हो। रेट इस इंडस्ट्री में डेली चेंज होता है, आयरन के लोहे के रेट चेंज होते रहते हैं, आपको पता ही है। कल कुछ रेट था, आज कुछ रेट है। प्लस ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट जो होती है वो एक सेपरेट बर्डन होती है इस बिजनेस पर। जो आपकी एग्जिस्टिंग कॉस्ट है वो तो है ही, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक मेजर रोल प्ले करती है। उस पर भी हम थोड़ा डिस्कस यहाँ पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें दोस्तों होता क्या है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है अदर देन अदर इंडस्ट्री अकाउंटिंग, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं एक फ्लो में। समझते हैं परचेज की एंट्री कैसे बनेगी। मान लीजिए एक आपने एमएस रोड परचेज करी है 10 टन की, 10 टन की एमएस रोड आपने परचेज करी है जिसकी कॉस्टिंग आपको तकरीबन पड़ रही है अप्रोक्सीमेट 58,000। एक रोड आपको, एक टन रोड पड़ रही है 58,000 रुपए की। टोटल जो रोड 10 टन आपने खरीदी है उसकी वैल्यू है 5,80,000 रुपए। मैं एक डमी एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इससे रियल रेट के एग्जांपल से कंपेयर मत कीजिएगा। उस पर मैंने जीएसटी लगाया 1,04,400। टोटल मेरी वैल्यू आई, कॉस्ट जो मेरी इनवॉइस वैल्यू जो मुझे सप्लायर को पे करना है, दैट इज 6,84,800। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे बढ़ेगी। परचेज की अकाउंटिंग एंट्री बहुत ही सिंपल होती है। मैंने आपको ऊपर बता दिया कि कैसे हमने परचेज किया हुआ है। इसमें आपको परचेज की वैल्यू दिखानी है जो आपने 5,80,000 रुपए ऊपर परचेज किया है। आईजीएसटी 1,04,400 आपको यहाँ पर दिखाना है। 5 लाख की फिगर जो मैंने ऊपर बताई थी वो आपको यहाँ दिखानी है। टू सप्लायर, जो सप्लायर को आपको पे करना है 6,84,400 आपको यहाँ एंट्री डालना है। तो आपकी परचेज की एंट्री यहाँ पर बन चुकी। अब इसमें क्या है, इस परचेज में ना, इस इंडस्ट्री में दोस्तों होता क्या है कि क्वांटिटी को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कंपलसरी है। अगर क्वांटिटी को ट्रैक नहीं करोगे तो ये बिजनेस आपका, मतलब ये 2-3 महीने 4 महीने में आप बाहर हो जाओगे ऐसे अगर बिजनेस कर रहे हो। आप अकाउंटेंट हो, अकाउंटेंट आपका जो ओनर है, आपका जो एम्प्लॉयर है, वो आपको आउट कर देगा कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वांटिटी ट्रैकिंग। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपना स्टॉक रजिस्टर यहाँ पर मेंटेन करके चलिए, अपने ईआरपी में, अपने सॉफ्टवेयर में, अपने टैली में, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं वो आप यूज कर सकते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ परचेज के बाद, अब मान लीजिए फ्लो क्या है, परचेज मैंने कर लिया। परचेज करने के बाद मैंने जो इनवॉइस किया वो था, जो मैंने परचेज किया वो था एक 10,000 केजीज। अभी ऊपर मैं टन की बात कर रहा था, यहाँ मैं केजीज में ले आऊँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। एक्चुअल जो मुझे रिसीव हुआ वो हुआ मुझे 9,920 किलो मुझे एक्चुअल रिसीव हुआ। 80 किलो का मुझे डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है जी।
अब जब मुझे 80 किलो का डिफरेंस मुझे दिख रहा है, अब आप बोलोगे यार ये तो मेरा वेस्टेज हो गया, वेट डिफरेंस है, अब मैं इसको कैसे ट्रीट करूं? तो अब इसको ट्रीट करने के लिए दो तरीके हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की। अब ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? इसका ट्रीटमेंट होगा, मान लीजिए 80 है, ये दिस इज शॉर्टेज, यानी कि मंगाया था 10,000 किलो, आया 9,920 किलो, 80 का आपका नुकसान हो गया। अब आप इसके बाद दो तरीके, आप सप्लायर से क्लेम कर लो, सप्लायर नॉर्मली इस इंडस्ट्री में देते नहीं है। शॉर्टेज होगी, लॉस होगा, वो आप ही का है, तो आपको इसे एज ए एक्सपेंस बुक करना होगा। ठीक है जी। अगर एक्सेस हो जाता है तो स्टॉक में आपको उसको ऐड करना होगा, स्टॉक में इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन इस इंडस्ट्री में एक्सेस नॉर्मली कम ही होता है, क्योंकि एक्सेस कम, कोई ज़्यादा आइटम बेचता नहीं है, नुकसान ही होता है, डबल होकर आइटम नहीं आता। लेकिन इन केस आ जाता है विच इज़ रीसेलेबल, तो आप उसको स्टॉक में ऐड करके अपना स्टॉक को बढ़ा सकते। दो चीज़ें अब तक हम समझ चुके हैं, परचेज समझ चुके हैं, ट्रीटमेंट समझ चुके हैं शॉर्टेज का। अब मैं लेकर जा रहा हूँ आपको सेल्स की एंट्री पर। तो सेल्स की एंट्री बहुत सिंपल है। आपने फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, आपने एमएस रोड परचेस करी 5 टन की, जिसका रेट था 62,000 पर टन, जिसकी बेसिक वैल्यू आती है बिफोर जीएसटी 3,10,000 रुपए। जीएसटी आपने लगाया इसमें 55,800 का, तो टोटल वैल्यू निकल कर आई 3,65,800 रुपए की। अब इसकी एंट्री क्या पड़ेगी? सिंपल एंट्री जो आप डालते हो, कस्टमर अकाउंट डेबिट, जो आपका कस्टमर है वो आपने इसको डेबिट कर दिया, सेल्स को और जीएसटी पेबल को आपने क्रेडिट कर दिया। सेल्स में फिगर में वो आएगी 3,00,000, सेल्स की फिगर में आप जो डालोगे वो डालोगे आप 3,10,000 रुपये, यहाँ पर 3,10,000 रुपये आपको यहाँ पर डालने हैं, जीएसटी की अमाउंट आपको यहाँ पर डालनी है, तो 3,65,800 की फिगर, ये वाली जो फिगर है वो आपको यहाँ पर डालनी है। तो आपकी ये सेल्स की एंट्री भी कंप्लीट मैंने यहाँ पर करवा दी। चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्क्रैप। अब आप लोगों को हो सकता है इसमें इंटरेस्ट है कि यार सेल परचेस तो हमें बेसिक एंट्री आती है, अब आप मुझे बताओ स्क्रैप एंड कटिंग की काउंटिंग कैसे करेंगे? अब स्क्रैप एंड कटिंग तो नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल है इस इंडस्ट्री का। अब कटिंग तो अनअवॉइडेबल है, स्क्रैप भी अनअवॉइडेबल है, होनी ही होनी है। कटिंग जो लॉस होगा वो आपको पीएनएल में बुक कर लेना है, आपको अपने पीएनएल में बुक करना है। स्क्रैप को सेपरेटली सेल कर देना आपको। और स्क्रैप जो आप सेल करेंगे ना वो जीएसटी में कवर होती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। नॉर्मली स्क्रैप ना, आयरन के स्क्रैप 5% के इस पे प्रोडक्ट पे सेल होती है, 5% के, लेकिन अब आपको अपने टैरिफ के हिसाब से देख सकते हो। अकाउंटिंग एंट्री कैसे पड़ेगी इसकी? कैश पार्टी अकाउंट डेबिट, यानी कि कैश में आया है, जो आपका स्क्रैप वाला बंदा है वो कैश लेके गया है, या आपने डेटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पार्टी डेबिट टू स्क्रैप या सेल, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर आप स्क्रैप को इग्नोर कर देते हो ना इस इंडस्ट्री में, स्क्रैप अगर इग्नोर कर दिया तो प्रॉफिट कभी भी एक्यूरेट कंप्यूट नहीं हो सकता इंडस्ट्री में। आपको हमेशा अपना, हो सकता है आपको लॉस ही दिखाई दे, आपको दिखाई दे सेल तो मेरी यार करोड़ों में जा रही है, लेकिन मेरा उतना मार्जिन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप स्क्रैप को तो इग्नोर कर रहे हो। ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं कुछ जीएसटी के रेट्स की। अब इसमें जीएसटी मेजरली सब प्रोडक्ट पे 18% ही लगता है, आयरन के में मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे। एचएसएन जो कोड है वो 7208 एक चैप्टर हेडिंग होता है, उससे लेकर 7217 के बीच में कहीं फॉल करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्या है, मैं कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर दूंगा कि आपके ऊपर कौन सा एचएसएन एग्जैक्टली लग रहा है। और एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपने रॉन्ग एचएसएन ने रॉन्ग रेट सेलेक्ट कर लिया तो एक तो आईटीसी का इशू आपके ऊपर आएगा, दूसरा पेनल्टी की इंप्लीकेशन आपके ऊपर आएंगी, और अगले दिन से जीएसटी का नोटिस इशू हो जाएगा, तैयार रहना। अब दोस्तों एक पॉइंट और आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जब आपने परचेज कर लिया, आप सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, वट एवर जो वर्क के लिए भेज रहे हो, कटिंग बेंडिंग के लिए आप भेज रहे हो, तो ई वे बिल को मत भूलिएगा ठीक से बनाना। एज ए अकाउंटेंट यहाँ बात कर रहा हूँ, एज ए बिजनेसमैन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके लिए। अगर वेट में मिसमैच है इनवॉइस और ई वे बिल में, जो नॉर्मली देखा जाता है, समझने में, कन्वर्जन करने में प्रॉब्लम होती है अकाउंटेंट्स को, जो आप इनवॉइस बना रहे हो वहां पर डाल रहे हो आप 10,000 टन, लेकिन जब आपने ईमेल बनाया वो डिस्पैच के टाइम पे वहां पे आप निकल कर आ रहा है 9,920 टन, पकड़ा गया, आपका गुड्स डिटेन हो जाएगा। वैल्यू को मिसमैच कर देते हो आप, गुड्स डिटेन होना है, पेनल्टी लगेगी 200%। कंसाइनी आपने गलत चूज कर लिया, वो गलत नहीं चूज करना, कंसाइनी करेक्ट होना चाहिए, उसमें तो सीजर होता है, डायरेक्ट इविजन, टैक्स इविजन की बात वहां पर आती है। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, सप्लाई टाइप आपको बहुत ध्यान से रखना होगा, सेलेक्ट करना होगा। सेल्स जब आप टैक्स इनवॉइस रेज कर रहे हो, जो वर्क जब आपने डिलीवरी चलान जनरेट किया हो, स्टॉक ट्रांसफर भी डिलीवरी चलान में कवर होगा, यानी कि आप अपनी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में या दूसरे गोडाउन में अपने गुड्स को इधर से उधर भेज रहे हो, विद इन स्टेट और आउटसाइड दिस स्टेट। विद इन स्टेट स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी नहीं लगता है, आउटसाइड स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी लगता है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे थोड़ा सा जो मैं डिस्कस करने वाला था कि कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक जिन पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा कि वो गलती ना हो, सो दैट कि इस बिजनेस में, इस अकाउंटिंग में आपको
रिजल्ट दिखाई दे। जो 5 मिस्टेक्स मैंने ऑब्जर्व करी हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि स्टॉक रजिस्टर ही लोग मेंटेन नहीं करते हैं। स्टॉक रजिस्टर ही मेंटेन नहीं है तो फिर तो काम चल ही नहीं सकता। वेट का मिसमैच होता है, वेट का मिसमैच जो मैंने अभी आपको परचेज की एंट्री में बताया उसको इग्नोर कर देते हो आप लोग, तो प्रॉफिट कहाँ से आपको दिखाई देगा। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को एक्सपेंस बुक कर देते हो, उसको अपने परचेज में एडजस्ट नहीं करते हो तो फी इन्फ्लेट कर जाती है आप। स्क्रैप इनकम को मिस कर देना और रोंग जीएसटी रेट को यूज करना, इन 5 मिस्टेक्स पर अगर आपने फोकस कर लिया दोस्तों तो मैं बता रहा हूँ आपको, इस इंडस्ट्री के अकाउंटेंट, आप उसका इनकम टैक्स भी संभाल लोगे, आप इसका जीएसटी भी संभाल लोगे, आप इसका ऑडिट भी संभाल लोगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको मैं क्लैरिटी दे पाया होऊंगा कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में अकाउंटिंग, जीएसटी, ईवी बिल किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से बनता है। तो मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। मैं आपके लिए अगली वीडियो में जो लेकर आ रहा हूँ बहुत ही बढ़िया ऑथेंटिक टॉपिक है कि अगर गुड्स डिटेन कर लिया जाता है आपका ऑन रोड बाय जीएसटी ऑफिसर्स तो आपको क्या करना है, आपकी राइट्स क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ऑफिसर की लाइबिलिटीज़ क्या हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।